ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में हुई शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में मुलाकात के बाद राजभर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को बढ़ाएंगे आगे। थाईलैंड दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में होंगे शामिल। विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतवंशियों के साथ किया था संवाद। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा का शंखनाद। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की करेंगे शुरुआत। नड्डा एक विशाल जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल से राजधानी में बाढ़ के हालात पर की बात। वहीं घटते जलस्तर के बावजूद यमुना नदी अभी भी बह रही है खतरे के निशान से ऊपर। कुछ क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति में सुधार होने के बाद सड़कों को यातायात के लिए खोला गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया। उत्तराखंड और हिमाचल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट। और चेक खिलाड़ी मार्केटा वोड्रासोवा बनी विंबलडन की नई महिला एकल चैंपियन। ट्यूनीशिया खिलाड़ी ओसा जाब्यूर को हराकर जीता विंबलडन का पहला खिताब। वहीं पुरुष एकल के फाइनल में आज नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्काराज के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। ओपी राजभर के नेतृत्व वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। ओपी राजभर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से की मुलाकात के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। अमित शाह से मुलाकात के बाद बिल्कुल अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट किया तो ओपी राजभर एनडीए में हुए हैं शामिल और गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी कि राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलेगी मजबूती। तो एनडीए में शामिल हुई सुबह सपा, एक बड़ा झटका यहां पर अखिलेश यादव को। अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में राजभर ने प्रधानमंत्री मोदी की विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात की। दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। इस बात के लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं।
तो एक बड़ी खबर यहाँ पर राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ सीधे रुख करते हैं राजेश का। राजेश, यहाँ पर एक बड़ा झटका अखिलेश यादव को, लगातार उनके करीबी जो है उनका साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अगर यहाँ पर बात कर लें ओपी राजभर की, करीब 45 मिनट तक उनकी वार्ता हुई गृह मंत्री के साथ। पिछले काफी दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे उनको लेकर। क्या कुछ उस बैठक में निकल कर आया, कुछ इसके बारे में जानकारी? सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही थी कि उस बैठक में ओपी राजभर के साथ उनके बेटे और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी मौजूद थे। बिल्कुल सही कहा जाए आपने कि उनके जो बेटे हैं अरविंद राजभर, वो भी उनके साथ मौजूद थे और ये बैठक तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा चली है। बैठक कल ही हुई है, शनिवार को ये बैठक हुई है और गृह मंत्री अमित शाह से यह जो मुलाकात थी या अपेक्षित मुलाकात कही जा सकती है। और ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी लीडर के रूप में एक बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं और शायद यही वजह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की जो 2017 से 22 वाली जो सरकार थी, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, जो पहली सरकार थी, उस पहले कार्यकाल में ओपी राजभर योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे और किसी प्रश्न पर अनबन के बाद वो पाला बदलकर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए और 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य तीन ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि जो ओपी राजभर है इनकी अपनी पार्टी थी, ये गठबंधन की सरकार में थे, लेकिन दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य ये दोनों बीजेपी में थे। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया था। इन तीनों लोगों के समाजवादी पार्टी की तरफ जाने की वजह से उत्तर प्रदेश में एक वातावरण तैयार करने की कोशिश की गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इन तीनों नेताओं का कायदे से जो उपयोग होना चाहिए था चुनाव के दौरान, वो कायदे से उपयोग नहीं किया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई और अब ओपी राजभर के रिश्ते जो थे वो समाजवादी पार्टी से खराब हो चुके थे विधानसभा चुनाव के बाद ही। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये कयास लग रहा था कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। और इसमें जो खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में संगठन की जिम्मेदारी राधा मोहन सिंह के पास थी प्रभारी के तौर पर, और चुनाव प्रभारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। इस मुलाकातों की कड़ी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का नाम जो है वो सामने आ रहा है। धर्मेंद्र प्रधान भी ओबीसी समुदाय से आते हैं और निश्चित तौर पर ओबीसी नेताओं के साथ संवाद स्थापित करने में उनका कोई सानी नहीं है। और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में यह मुलाकात हुई है जो मीडिया से खबरें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन के बाद बीजेपी और एनडीए को काफी मजबूती मिलने के संकेत जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। और तमाम लोगों को ये पता है जया कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है और इस बैठक से पहले भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि अपना कुनबा जो है वो बड़ा किया जाए, कुनबा बढ़ाया जाए। और इसी कड़ी में पहले चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए में शामिल होने का न्योता दिया पत्र लिखकर। और अब ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद एनडीए का कुनबा कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर लगातार हम देख रहे थे कि कुछ समय से वो हमलावर थे कि अखिलेश यादव अपने नवरत्नों में घिरे रहते हैं, ऐसा उन्होंने कई बार कहा था। यहाँ पर अखिलेश यादव पूरे देश भर में गैर भाजपा गठबंधन बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं और यहाँ पर उनके अपने ही जो सहयोगी हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। दारा सिंह चौहान हो गए और अब ओपी राजभर हो गए। क्या यहाँ पर आपको लगता है कि कहाँ उनकी रणनीति में उनकी वहां पे चूक नजर आती आ रही है? अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को और बेहतर हमें समझा सकें, आप तो काफी समय से कवर कर रहे हैं, क्या हो गया उनको कि क्या वो अपने ही जो नवरत्न जिसमें घिरे हुए हैं उन्हीं को रत्नों को जोड़ नहीं पा रहे हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी हल्का सा जिक्र किया था जया कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दिखाई पड़ते हैं। और क्षेत्रवार अगर हम समझने की कोशिश करें तो पूर्वांचल की सियासत जो है कुछ और है, पश्चिमांचल की जो सियासत है, जो पश्चिमी यूपी की सियासत है, वहां पर कुछ और कहानी होती है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता के तौर पर ओपी राजभर जो है वो जाने जाते हैं और पीले गमछे के साथ वो पूरे चुनाव में
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आग उगलते रहे, समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे। लेकिन जो मैं एक पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर जो मैं समझ पा रहा हूं जया, कि वो यही कि दारा सिंह चौहान हो, श्यामी प्रसाद मौर्य हो या ओपी राजभर हो, ये तीनों ओबीसी के बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की खबर जो है वो लगातार सामने आती रही है। वो अखिलेश कहीं से भी ये नहीं चाहते थे कि इन नेताओं को बड़े पैमाने पर राज्यभर में घुमाया जाए, ताकि राज्यभर में घुमाने के बाद शायद डिप्टी सीएम पद की ये मांग कर सकते थे। इसलिए अखिलेश यादव ने इन लोगों को कट टू साइज करके रखा और अपने अपने विधानसभा चुनाव अपने अपने इलाकों में उलझा कर रखा, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को इसका व्यापक नुकसान भी उठाना पड़ा। क्योंकि श्यामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर हो, ये अगर समाजवादी पार्टी के लिए राज्यभर में चुनाव प्रचार की कमान संभालते तो ओबीसी मतदाताओं को अपनी तरफ जो है करने में उन्हें बहुत मदद मिलती है समाजवादी पार्टी को। तो जो मैं समझ पा रहा हूं जया, कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन तीनों नेताओं का इस्तेमाल कायदे से नहीं कर पाने की वजह से या आग कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2022 के समय ही सुलग रही थी और जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता भी नहीं मिल पाई समाजवादी पार्टी को और उनके सहयोगियों को। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जो है वो बेबाक नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर की सियासत की अगर बात करें तो पिछड़ों के सवाल पर वो लगातार किसी भी सरकार को झकझोरने का काम भी करते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर गर्माती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति। फिलहाल एक बड़ी खबर यहाँ पर कि ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपसे आगे भी लगातार यहाँ बात करते रहेंगे। तो जो मिशन 2024 है उसकी सुगबुगाहट, उसकी तैयारी की जो आज है अब कहीं ना कहीं वो महसूस होने लग गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। ब्रेक के बाद स्वागत है। दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से यमुना नदी के जल स्तर में वृद्धि के कारण दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने को लेकर बात की। दिल्ली के एलजी ने ट्वीट कर बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेश पहुंचते ही फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा लिया और किए जा रहे संबंधित प्रयासों की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पुनः केंद्र की सहायता एवं सहयोग से दिल्ली वासियों के हित में हर संभव कार्य करने के निर्देश दिए। और दिल्ली में यमुना अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दिल्ली सहित गाजियाबाद और नोएडा के भी कुछ इलाकों में यमुना का पानी पहुंच गया है। हालांकि यमुना के जल स्तर में लगातार कमी का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 5 दिन बरसात का अनुमान लगाया है। इस बीच प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने का काम लगातार जारी है। एनडीआरएफ और सेना के जवान भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पानी भर जाने की वजह से रिंग रोड, आउटर रिंग रोड के कुछ हिस्से में यातायात प्रतिबंधित किया गया है। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक लगी हुई है। वहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद होने की वजह से एनडीएमसी सहित कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई है। यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के से मजनू का टीला से कश्मीरी गेट तक सड़क की स्थिति में सुधार हो रहा है। मूसलाधार बारिश के बाद इस इलाके की सड़कों पर भारी जल जमाव हो गया था। तो चंद्रशेखर इस वक्त राजघाट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं गिरीश निशाना आईटीओ से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे 2 संवाददाताओं से जानते हैं कि इस वक्त
बाढ़ से प्रभावित दिल्ली का क्या है हाल? गिरीश, आपके पास चलते हैं, ITO पर मौजूद हैं। अभी भी पीछे मुझे जल जमाव की तस्वीरें साफ नजर आ रही है। क्या वजह है जल जमाव जो है वो उसका निकासी नहीं हो पा रही है? ट्रैफिक कई जगह पर बाधित है। कौन से ऐसे इलाके हैं जो अभी भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से हालांकि यमुना नदी के अंदर जल स्तर जो है ज़रूर नीचे हो रहा है। करीब इस समय 2.5 मीटर नीचे जो लेवल है वो पहुंच चुका है, यानी कि 208.66 मीटर पर यमुना नदी जहां पहुंच गई थी, उफान मार रही थी, वो करीब 2.5 मीटर नीचे आकर 206.14 मीटर पर आ चुकी है। यानी कि यमुना नदी के अंदर तो यमुना का जो जल स्तर है वो कम हो गया है, लेकिन जो दिल्ली के अंदर जगह जगह जल भराव की स्थिति थी वो कई जगह पर जस की तस इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कल दिल्ली के अंदर कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिली। और अगर जो मेरे पीछे आप यह ITO देख रहे हैं, ITO का ये रास्ता पूरी तरह से बंद था, लेकिन इसको फिलहाल खोल दिया गया है और यहाँ पर ट्रैफिक आवाजाही सामान्य रूप से हो रही है। अगर इस पानी की बात की जाए जो आप इस समय यहाँ टीवी पर देख पा रही होंगी, ये जो पानी है ये यहाँ नज़दीक में ही ITO पर एक नाला बहता है जो PWD के अधीन आता है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो नाले का रास्ता था वो टूट गया था, उसकी वजह से जो ओवरफ्लो होकर पानी सारा ITO की तरफ ये डाइवर्ट हो गया, तो उसने कहीं ना कहीं ये समस्या पैदा की। और दूसरा जो दिल्ली के अंदर कल बारिश हुई उसने कहीं ना कहीं इस तरह की जल भराव की स्थिति पैदा की। लेकिन जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है वो सामान्य रूप से इन जगहों पर, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर यातायात को चला रही है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, क्योंकि खास तौर पर जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उनका दिल्ली में निर्देश है कि लोगों को परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा और इसका सुनिश्चित करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोगों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और जो भी इस तरह की जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है वहाँ खास तौर पर पंप लगाकर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन ये जो पानी है वो धीरे धीरे ही निकलेगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो कई जगहों पर रास्ते बंद पड़े थे वो खुले हुए हैं। अगर रिंग रोड से ITO की तरफ की बात की जाए तो जब आप रिंग रोड पर आते हैं लाल किले की तरफ से और जब ITO के लिए आप उतरते हैं तो वहां पर चढ़ते वक्त और जब पुल से लूप लेके उतरते तो वहां काफी पानी भरा हुआ है, गाड़ी के अंदर पानी भी घुस सकता है। लेकिन जो ये विकास मार्ग है, ITO से विकास मार्ग का रास्ता है, यहाँ फिलहाल ट्रैफिक को खोल दिया गया है और सुबह से यहाँ भी काफी पानी नीचे देखने को मिल रहा है। जहाँ पानी आगे तक था वो थोड़ा थोड़ा PHQ तक पानी पहुंच गया था, अब वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं AGCR बिल्डिंग की तरफ नीचे उतर रहा है। तो थोड़ी कहा जा सकता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन राहत जरूर मिलेगी। हालांकि दिल्ली के अंदर सूर्यदेव ने भी अपने दर्शन दे दिए हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर राहत ऐसी मिलेगी ऐसे अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन सीधे राजघाट का रुख कर लेते हैं। चंद्रशेखर हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर, अब मौसम विभाग की ओर से अब भी राजधानी दिल्ली में बारिश का अनुमान है। आपके पीछे भी इस वक्त हम देख रहे हैं कि जल जमाव की स्थिति है, पानी की निकासी में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, उसकी क्या अपडेट है? साथ ही साथ जो राहत शिविर बनाए गए हैं प्रशासन की ओर से, उनमें भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ भी पानी घुसता नजर आ रहा है, कई जगह सही सुविधाएं नहीं है। क्या कुछ जानकारी है इस वक्त? देखिए जया, सबसे बड़ी समस्या यही है कि 5 दिन तक लगातार अब बारिश के बारे में कहा गया है कि अनुमान लगाया गया कि बारिश होगी और कुछ दिन पहले तक बारिश नहीं हो रही थी। तो अब ये स्थिति उत्पन्न होना लाजमी सी बात है कि ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न होगी। और दूसरी चीज ये है कि जिस प्रकार से पानी पड़ेगा दिल्ली में और उसके आसपास के इलाकों में, वो नहीं बताया कि बारिश में कितने ज्यादा पानी यहाँ पड़ेगा और निकासी उस लेवल पे हो पाती है कि नहीं हो पाती है। ये जो कैलकुलेशंस हैं पानी की, उस पर बड़ा निर्भर करता है। एक अपडेट ये है कि कल जब LG ने यहाँ पर दौरा किया था राजघाट का और तमाम इलाकों में भी वो गए थे, तो यहाँ पर भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द इस पानी की निकासी कर दी जाए और उसका असर कुछ देखने को अब लगता है जया मिल रहा है। यहाँ पर पंप के जरिए पानी को निकालने का काम जो है वो काफी शुरू हुआ है और पानी को निकाला जा रहा है। लेकिन उसमें एक समस्या ये आ रही है कि जब पानी को निकाला जा रहा है तो उसको जब डाइवर्ट किया जाएगा दूसरी तरफ से, तो वहां भी वाटर लॉगिंग की संभावना है। तो धीरे धीरे ही इस पानी को निकालने की कोशिश की जा रही है। वहां से जब पानी को निकाला जा रहा है तो वापस वो इस तरफ भी काफी मात्रा में पानी जो है वो आ रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि ये इतना आसान भी नहीं है कि पानी को एकदम से निकाल करके मोटर के जरिए दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वहां पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है तो इसकी वाटर लॉगिंग की संभावना भी बढ़ जाती है। वैसे ही आप देखिए कि ये
आईटीओ से लेकर के कश्मीरी गेट के तक के इलाकों में कई जगहों पे स्पॉट पे पानी भरा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कश्मीरी गेट की तरफ भी पानी है, आईटीओ के पुल के नीचे के आसपास भी जो है वहां भी पानी की समस्या उत्पन्न हो रही है। तो ये जो वाटर लॉगिंग है, फिर ये और भी कहीं आसपास के इलाकों में बढ़े, क्योंकि जब पानी को निकाला जाएगा तो दूसरी जगह भी पानी को किस प्रकार से डाइवर्ट किया जाए, ये भी एक समस्या है। तो एक तरफ बारिश को लेकर के भी अनुमान है जो जगह से उसका भी एस्टिमेट लगाने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ये पानी जो निकालना है तो उसको भी बड़ा तरीके से निकालना पड़ेगा, और इसको निकालने में लगता है कि राजघाट के पानी को देख के कम से कम 4 से 5 दिन लग जाएंगे, तब जाकर के ये पानी जो है यहां से निकलेगा। काफी सारे लोग जो राजघाट को देखने के लिए आते थे वो अब उसको दूर से ही देख पा रहे हैं, क्योंकि पानी लबालब यहां पर भरा हुआ है और काफी सारे जो टीमें यहां पर लगी हैं, लेकिन फिर भी जिस प्रकार की स्थिति यहां पर बनी है वो कमोबेश वैसी ही है। जहां तक दिल्ली के आसपास के इलाकों की बात है तो ट्रोनिका सिटी की तरफ भी पानी जो है वो घुस आया है, और नोएडा के कई इलाकों में पानी जो है वो घुस आया है। तो अब वहां भी समस्या इस प्रकार से हो रही है। हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से पानी की निकासी हुई है, तो ये अभी कश्मकश जो है अभी चलना लाजमी है। सीडब्ल्यूसी ने भी जो दिल्ली को है वो एक्सट्रीम फ्लड सिचुएशन में भी रखा हुआ है, क्योंकि खतरे के निशान से अभी भी जो यमुना है वो आगे बह रही है। बिल्कुल, तो दिल्ली के कई हिस्सों में अभी भी जल भराव है और अभी भी हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर रात गुजारने में के लिए मजबूर हैं। देखते हैं कब तक राहत मिल पाती है इन तमाम लोगों को। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और गिरीश हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। और यहाँ पर मौसम विभाग के बाकी अनुमान की भी बात कर लें तो अगले कुछ दिन तक मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अत्यधिक वर्षा का अनुमान जताया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए 18 जुलाई और हिमाचल प्रदेश के लिए 17 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य और पूर्वी भारत में अगले 5 दिनों तक मॉनसून सक्रिय रहे। वहीं पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में धीरे धीरे कमी आएगी। पश्चिमी तट पर वर्षा में वृद्धि की संभावना है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर थाईलैंड के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री आज बैंकॉक में मेकोंग गंगा सहयोग की विदेश मंत्रियों की 12वीं बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले विदेश मंत्री ने कल शाम बैंकॉक में भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद किया। इस दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत और थाईलैंड के बीच महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारी पर बात की। बातचीत में भारत थाईलैंड रिश्तों के भारतीय समुदाय की महत्ता पर जोर दिया गया। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत की लुक ईस्ट नीति और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति एक दूसरे की पूरक है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट नीति इन रिश्तों को और मजबूत कर रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि बिम्स्टेक और मेकोंग गंगा सहयोग संबंधों को गहरा करने के हमारे निरंतर प्रयासों को दिखाते हैं। दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए आदान प्रदान के अलावा बातचीत के दौरान भारत और भारतीय समुदाय के लिए अमृतकाल की महत्ता पर भी बात की गई। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर कल बैंकॉक में बिम्स्टेक समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की शुरुआत करेंगे। 1 अगस्त तक चलने वाले नहीं सहेगा राजस्थान अभियान गहलोत सरकार की लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनेगा। इस दौरान आंदोलन से जुड़े ऑडियो, वीडियो और पोस्टर का विमोचन भी किया जाएगा। यह अभियान जयपुर से शुरू होकर प्रत्येक विधानसभा स्तर तक किया जाएगा। साथ ही जेपी नड्डा विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने बताया कि इसके बाद पार्टी की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ 18 जुलाई को अजमेर में आरपीएससी कार्यालय के सामने विशाल प्रदर्शन करने की योजना है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से युवाओं के शामिल होने की उम्मीद है। और मेरठ के भावनपुर में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौट रहे कई कांवड़ियों की करंट की चपेट में आकर वो झुलस गए, जिसमें 5 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से अधिक कांवड़ियों को मेरठ के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। वहीं पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंचे। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि करंट लगने से 5 कांवड़ियों की मृत्यु हो गई है। साथ ही घायलों का विभिन्न अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है।
कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो दक्षिण कोरिया ने यूक्रेन को 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मानवीय सहायता देने का वादा किया है। साथ ही दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सून युक इयोल ने यूक्रेन को लगातार सैन्य सहायता पहुंचाने की भी बात कही है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सून युक इयोल यूक्रेन के औचक दौरे पर है। राष्ट्रपति यून ने कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उनके सार्थक यूक्रेन दौरे के लिए धन्यवाद दिया। और स्पेन के कैनरी द्वीप पर जंगल में लगी आग के चलते वहां से 500 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये आग शनिवार सुबह शुरू हुई। आग की वजह से करीब 200 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। तेज हवा चलने की वजह से आग तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके चलते लोगों को वहां से निकाला गया। यूरोप के कई शहरों में अगले कुछ सप्ताह में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि स्पेन के द्वीप पर लगी इस आग के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। और बात विंबलडन की, तो विंबलडन को एक नई महिला चैंपियन मिल गई है। चेक खिलाड़ी मार्केता वोंड्रासोवा ने विंबलडन 2023 के महिला एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। पहली बार प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पहुंची गैर वरीय मार्केता ने छठी वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ऊन्स जब्यूर को 6-4, 6-4 के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत हासिल की। वहीं आज सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी स्पेन के कार्लोस अल्काराज पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। जोकोविच 8वीं बार विंबलडन जीतने से महज एक कदम दूर हैं। 36 वर्षीय जोकोविच लगातार 5वें विंबलडन फाइनल में उतरेंगे। अगर जोकोविच रविवार को चैंपियन बन जाते हैं तो वे रॉजर फेडरर के 8 विंबलडन खिताब की बराबरी कर लेंगे। भारतीय संस्कृति और गीतों का दुनिया भर में डंका बज रहा है। इसी की एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया फ्रांस दौरे में भी देखने को मिली, जब राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में 2 बार जय हो गाना बजाया गया। इस गाने के मधुर संगीत पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों सहित सभी मंत्रमुग्ध दिखे। यकीनन संगीत हर सीमा और हर भाषा से परे है और जय हो का ये फ्रेंच वर्जन भी लंबे समय तक लोगों को याद रहेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।